अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल फिट। सुनाएं, कॉन्फिडेंस की सुनाएं। कल की क्लास के बाद कॉन्फिडेंस वगैरह है कि पेपर पास हो जाएगा कि नहीं है? नोट्स राइट आफ्टर क्लास सारे के सारे ड्राइव पे आज के डे के अपलोड हो जाएंगे। जैसे क्लास वाइंड अप करूंगा नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, मैं 1-2 मिनट के लिए आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन बॉक्स जो है वो बंद कर दूंगा, और बंद करने के बाद फिर हम जब ब्रेक होगी फिर आपके क्वेश्चन बॉक्स जो है मैं उस वक्त जो है वो टेकअप कर रहा हूँ। आवाज का इशू आपके एंड से आ रहा है, आप लीव करके रीज्वाइन करके देख लें। अगर आप ना ज्वाइन कर पाए तो मुझे ना कहिएगा। आप लोग अपने एंड पे लीव करके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं इस वक्त हमारे वेंचर का जो सबसे बड़ा लाइसेंस है मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, जो मैक्सिमम कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी को। और उसके ऊपर मैं बैठ के इस वक्त क्लास करवा रहा हूँ। और एज पर द राइट नाउ, जो अगर मैं स्टूडेंट्स की तादाद आपको बता दूं, इट इज नियर टू 1000, 893 के करीब इस वक्त हैं जो टकरे मार रहे हैं आके। तो मैं बिल्कुल जो है वो ऊपर चला गया हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता था। मैं अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके इस वक्त कर रहा हूँ सर। अब यही है कि जो ज्वाइन नहीं हो रहा, अगर आपका ज्वाइन नहीं हो रहा किसी का, उन्हें के कीप ट्राइंग। कोई बच्चा लीव कर गया तो वो फिर क्या कर सकता है, वो आके ज्वाइन कर सकता है। आप अपने एंड पे लीव कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर कंपनी फॉरेन लॉ के मुताबिक बनी है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली यहाँ पे मौजूद है, फिर रेजिडेंट, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं है। ट्रांजिशनल टैक्स फिर आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है वो आप क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक पीरियड क्रिएट होता है, हम उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद जो भी उसके टाइम पीरियड होता है उसकी हम रिटर्न जमा सेपरेट करवा देते हैं। मैं कल वाली बातें रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 माह से कम का होता है। अजान मेरे एंड पे हो रही है, अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। जूम पे इसलिए शिफ्ट नहीं करता, जूम की लिमिट 100 की है, 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट जूम पे नहीं आते। और यहाँ पे आपका भाई थाउजेंड्स में है यार, लाइक डाउनग्रेड कर दिया आपने मुझे, ऐसा थोड़ी होता है। स्ट्रीमिंग का मतलब यहाँ पे सबसे जो स्मूथ सॉफ्टवेयर है वो यही है इस वक्त, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। इसके अलावा हमने बड़े सॉफ्टवेयर टेस्ट किए हुए हैं, वो हैंग हो जाते हैं, इतने मैच ऑडियंस को नहीं पकड़ सकते वो। आपके मैसेज मेरे तक पहुंच रहे हैं हुसैन अली? इसका एक अल्टरनेटिव वे हो सकता है कि कोई बच्चा जिसने ये क्लास ज्वाइन की हुई है वो अच्छे स्पीकर वाला है, तो वो अपने यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग ऑन करके उसका लिंक वायरल करते हैं, वो बाकी ज्वाइन हो सकते हैं। ये अल्टरनेटिव है। ठीक है जी, आई एम जस्ट क्लोजिंग योर चैट बॉक्स। मैं कोई किसी किस्म के क्वेश्चन अब टेकअप नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट करूंगा और 8:15 में ब्रेक मारूंगा जाके। उस वक्त तक आपने मुझे सुनने, कोई क्वेश्चन वगैरह आपके हुए वो आपने क्या कर लेने हैं, अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। उसके बाद मैं आपके तमाम क्वेश्चन वगैरह जो होंगे उनको एड्रेस करता जाऊंगा, उनका आंसर जो है मैं देता जाऊंगा। अब मैं आपके क्वेश्चन वगैरह सारे बंद कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन। आप लोगों के पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए और आप लोगों के पास एक पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं साथ साथ बताता जाऊँ, वो आपने क्या करनी है, अपने अपने माइंड में रखनी है। और जो आपके दोस्त वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे उन्हें कह दें कीप ट्राइंग। कोई बच्चा भी ड्रॉप हुआ, आप ही किस्मत हुई, आप लिंक ज्वाइन करके आ सकते हैं। एक आधा बच्चा ड्रॉप होगा, जिसकी किस्मत हुई वो बीच में आ सकता है। इट्स नॉट ऑन मी, इट्स ऑन द स्टूडेंट्स। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि कीप ट्राइंग, जब किसी का बीच में आ गया वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर जो है वो बंद कर रहा हूँ। यस्टरडे हमारा डे 1 था। डे 1 में हमने क्या किया था? डे 1 में हमने जो हमारा बेसिक्स चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि टैक्स क्या होता है, किस तरह से चलता है, टैक्स ईयर क्या है, रेजिडेंट किसे कहते हैं, पर्सन क्या होता है, स्कोप ऑफ इनकम क्या है, ये तमाम हमने चीजें डिस्कस आउट की। और हमने फिर 16 क्वेश्चन जो है थे उस चैप्टर के, हमने वो भी क्या किए थे, डिस्कस आउट किए थे। 16 क्वेश्चन जो है हमने वो उस चैप्टर के कल पास्ट पेपर्स पे किए थे। एंड आई बिलीव दैट कि उस चैप्टर में किसी बच्चे को मसला नहीं होना चाहिए। उस चैप्टर का जो टेस्ट है वो कल होगा। आपके ड्राइव पेपर और आज का अपलोड हो जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा। और वो सिर्फ उन बच्चों का मार्क होगा जो बच्चे लाइव थे, उनकी लिस्ट मेरे पास होगी, वो फॉरवर्ड होगी, उनका टेस्ट मार्क होके वहां पे उनको बाय ईमेल आ जाएगा। बट वो टेस्ट चैप्टर 4 का टेस्ट कल होगा। आगे हम मूव करते हैं। आगे हम इनकम फ्रॉम सैलरी, हमारा हेड ऑफ इनकम जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम द पास्ट 3 अटेम्प्ट्स, एग्जामिनर जो है वो 3 किस्म के सवाल पूछ रहा है हमारे पास, और 2 किस्म के न्यूमेरिकल्स जो है हमारे पास पूछ रहे हैं। जो हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम है वो टोटल 5 होते हैं: सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और बिजनेस। ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन पांचों को ऐड करके तो मेरे पास जो होती है वो टोटल इनकम मेरी शो हो रही होती है कि ये मेरी टोटल इनकम है।
अब एग्जाम में द पास्ट 3 अटेम्प्ट सवाल कैसे आ रहे हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन चारों को मिला के अलग न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और बिजनेस का न्यूमेरिकल जो है वो सेपरेट पूछा जा रहा है। और इन 4 हेड्स ऑफ इनकम में जो सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आपको तैयार हो जाए तो आपके बाकी 3 हेड्स ऑफ इनकम कंपैरेटिवली इजी होते हैं। अगर आपकी इस हेड ऑफ इनकम के ऊपर बेस बन जाए तो आपका इनकम टैक्स में मार्क सिक्योर करना बहुत आसान है। और इस हेड की जो ज्यादा इम्प्लीकेशन आती है वो न्यूमेरिकल आती है। थ्योरेटिकल इसमें से बहुत कम चीजें जो है पूछी जाती हैं। न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस कैसे करें, कैसे नहीं करें, कौन से रूल हैं, किस तरह अप्लाई होने, किस सिनेरियो में कैसे लेके चलना है, ज्यादा इसमें से वो होती है। अगर आप ऑन द पास्ट पेपर इसकी एवरेज आउट करें तो अराउंड आपको 7 से 11 नंबर तक का एरिया इनकम फ्रॉम सैलरी में से मिलना ही मिलना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, अपने 7 से 11 नंबर आप सिक्योर करते हैं। इंशाल्लाह जब इसको एंड होगा आपको सैलरी जो है वो हिफ्ज हो चुकी होगी, उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। सबसे पहले सैलरी, अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी होती क्या है? सैलरी का मतलब भाई सिंपल सी बात है, तनख्वाह। तनख्वाह को हम क्या कहते हैं? तनख्वाह को हम सैलरी कह रहे होते हैं। तनख्वाह कैसे मिलती है? एक बंदा है वो बंदा जाएगा, फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्री में नौकरी करेगा, नौकर जब बन जाएगा तो उसको नौकरी करने के जो पैसे मिल रहे होंगे वो क्या होंगे? वो उसकी सैलरी का पार्ट बनते हैं, वो उसको सैलरी में हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम एम्प्लॉय की इनकम की बात कर रहे हैं। जो मुलाजिम है, जो मुलाजमत इख्तियार करके बैठा हुआ है, जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, हम उसकी इनकम के बारे में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कमीशन मिल रही है, बेसिक पे मिल रही है, ओवर टाइम मिल रहा है, ये जो तमाम चीजें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, हम उसके बारे में इसको यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे, क्या होती हैं, क्या नहीं होती, किस तरह से हम इन्हें टैक्स कर रहे होते हैं, क्या क्या इसका मेथड है, क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व होंगी, वो सारा कुछ अब हमने यहाँ पे देखना है। इस हेड ऑफ इनकम की न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा है, तो न्यूमेरिकली इसके टेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको आपने न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सैलरी टैक्स कैसे होगी, मतलब हम किस बेसिस के ऊपर अपनी इनकम को चार्ज कर रहे होंगे। रिमेंबर, सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होती है। आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, अकाउंटिंग में जब आप चीजों को लेकर चलते हैं, अकाउंटिंग पता होगा हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास कैश बेस्ड सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास अक्रूवल बेस्ड सिस्टम होता है। कैश बेस्ड सिस्टम में इनफ्लो हो जाए या आउटफ्लो हो जाए वो हम कब रिकॉर्ड करते हैं? वो हम कैश की मूवमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं। जब हमें पैसा रिसीव होगा तो हम क्या कह देंगे? उसको अपनी इनकम कह देंगे। जब हमें पैसा हमारा जाएगा हम क्या कह देंगे? उसको अपना एक्सपेंस कह देंगे। तो अक्रूवल बेसिस पे क्या होती है, हम कैश की मूवमेंट पे नहीं देखते। अगर हमारा एक्सपेंस एक्चुअली हो रहा है, हकीकतन हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? यार इसको रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती। सैलरी ऑन द लाइक कैश बेसिस की तरह रिसीट बेसिस के ऊपर क्या हो रही होती है? टैक्स हो रही होती है। अगर आप रिसीट बेसिस को उर्दू में लिखें तो रिसीव करना, जब आपको मिल रही है, जब आपको वसूल कर रहे हैं, आप उस बेसिस पे क्या कर रहे हैं? इसको टैक्स कर रहे हैं, उस बेसिस पे आप इसको अपनी इनकम में ऐड कर रहे हैं। अब सवाल है रिसीट क्या होता है? रिसीट की डेफिनेशन जो है आपको पास पेपर में 2 से 3 नंबर की आ सकती है कि डिफाइन रिसीट, रिसीट किसे कहते हैं। तो रिसीट की डेफिनेशन याद करने के लिए ये एक्रोनिम याद कर लीजिएगा, MAP, मैप। मैप इज इक्वल टू रिसीट। आपको डेफिनेशन क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। मैप इज इक्वल टू रिसीट। अब एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा मेड अवेलेबल, कि आपने कोई अमाउंट, कोई रकम, कोई किसी किस्म का बेनिफिट एम्प्लॉय को अवेलेबल कर दिया है, हम क्या समझेंगे कि उसको रिसीव हो चुका हुआ है, हम उसको उसकी इनकम का पार्ट बना देंगे। आपने एम्प्लॉय को चेक दे दिया, उसने चेक जेब में डाल दिया, वो लेके फिरता जा रहा है, उसने कैश नहीं करवाया, हमने उसको अवेलेबल कर दिया, बीइंग एन एम्प्लॉय, वो हम क्या समझेंगे कि उसने रिसीव कर लिया। बेशक उसने कैश नहीं करवाया, बेशक उसने उसमें रकम रिसीव नहीं की, बट हम उसको उसकी इनकम का पार्ट जो है बना देंगे। ए से बनेगा एक्चुअली रिसीव्ड या एक्चुअली पेड, कि हकीकतन एम्प्लॉय ने पैसे को पकड़ लिया, उसको कैश इन हैंड दे दिया, कोई बेनिफिट दे दिया, समथिंग लाइक दैट जो है वो उसको आपने प्रोवाइड कर दिया है, वो इसमें आ जाएगा। या पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के बिहाफ पे आपने उसके कहने पे कोई रकम वगैरह जो है वो पे कर दी है, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपकी रिसीट काउंट हो रही होगी, इसको भी हम रिसीट मान रहे होंगे। आपका एम्प्लॉय कहता है
जी मैंने यहाँ पे इस क्लब में इस जगह पे मेंबरशिप ली हुई है, मैंने यहाँ पे लोन लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे गाड़ी लीज पे ली हुई है, आप मुझे सैलरी ट्रांसफर करते हैं, आप ऐसा क्या करें मेरे बिहाफ पे यहाँ पे इस क्लब पे इस जगह पे इस यहाँ पे मेरी इतनी किस्त पे कर दिया करें। तो आप उसके बिहाफ पे जो पे कर रहे हैं वो भी क्या होगी, रिसीट ही कहला रही होगी। तो रिसीट को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक्रोनिम MAP, मैप। अगर पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए, 3 नंबर की डेफिनेशन आ जाए, तो मेरे ख्याल से मैप लिखने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कि सैलरी जो है वो क्या होगी, रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी, और रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी इसका मतलब है कि जब उसको वसूल हो जाएगी। और रिसीट को हमने क्या किया हुआ है, रिसीट को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिसीट हम किसे कहते हैं, रिसीट कहते हैं हम मैप को, मेड अवेलेबल, एक्चुअली पेड और पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारी क्या होती है, ये रिसीट खिला रही होती है। तो 3 नंबर की डेफिनेशन या 2 नंबर की डेफिनेशन याद करने के लिए MAP इसको लिख लीजिएगा, इसको आपने भूलना नहीं है। rather than आप किताब पे जाएं, आप ऐसे हिल हिल के याद कर रहे हैं मेड अवेलेबल एक्टिव पेबल, ये काम नहीं करना आपने। MAP मैप याद हो गया, आपको डेफिनेशन जो है वो इसकी याद हो जाएगी, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स हो रही होती है, जो आपको मिल जाएगी, जो आपको वसूल हो जाएगी, उसकी बेसिस पे क्या ले रहे होंगे, आप सैलरी को टैक्स कर रहे होंगे। सैलरी के अलावा हमारे 5 हेड ऑफ इनकम में एक और हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो क्या हो रहा होता है, जो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स हो रहा होता है। तो सैलरी एंड अदर सोर्स, दीज आर ओनली 2 हेड्स ऑफ इनकम जो हम रिसीट बेसिस के ऊपर लेके चलते हैं। और जो हमारे पास बिजनेस होता है, कैपिटल गेन होता है और प्रॉपर्टी होता है, ये 3 जो है वो हमारे एक्रूवल बेसिस के ऊपर चल रहे होते हैं। तो सैलरी की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल रूल क्या है सैलरी का, रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी, वसूल होकर टैक्स कर देंगे, वसूल होगी टैक्स कर लेंगे। अब वसूल का मतलब क्या है उसको देखते हैं। कहता है जी मिस्टर बिलाल, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बिलाल साहब जो है पाकिस्तान के शहरी हैं, PMX प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ ट्रेजरी पिछले 15 साल से, मैनेजर लेवल का बंदा है। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। उसने कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की है ईयर एंड 30 जून 2023 के लिए। क्या है, हिज सैलरी वाज रुपीस 3 लाख पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ ऑल अलाउंसेस, तमाम अलाउंसेस हर चीज बेनिफिट डाल के 30 जून 2022 तक की तनख्वाह जो है थी वो 3 लाख थी, व्हिच वाज इंक्रीज टू 4 लाख पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से वो कितनी हो गई है, 4 लाख हो गई है। Salary and allowances are deposited into each employee bank account on the 8th working day of the following month। हर महीने की सैलरी अगले महीने की 8 तारीख को क्या की जाती है, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और 31 दिसंबर 2022 बिलाल ऑप्टेड अर्ली रिटायरमेंट, बिलाल रिटायरमेंट ले रही है और उसको आखिरी सैलरी जो है आपने 8 जनवरी 2023 को पे की है। रिक्वायरमेंट है बिलाल की इनकम 2023 के लिए कितनी होगी वो हमने बतानी है। अब ये हम चीज पढ़ के आए हुए थे, बिलाल है, टैक्स ईयर क्या होता है, ये हम सारा कुछ पढ़ के आए हुए हैं। अब ये सवाल है, सैलरी मिल रही है, सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होती है। रिसीट का मतलब है वसूल कितने हुए पैसे। अब टैक्स ईयर है हमारे पास 2023, 2023 का मतलब क्या है, टैक्स ईयर ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2022 को और कब खत्म हुआ होगा, 2023 को खत्म हो रहा होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर है, ये एज्यूम करते हैं कि 1 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है और 30 जून 2023 में खत्म हुआ है। इस 12 पीरियड के लिए हमने बिलाल की जो इनकम है वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। रिमेंबर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अपने नोटबुक में लिख लें, कहीं पे कोने खुदरे में कहीं ऊपर नीचे लिख लें कि बाय डिफॉल्ट जब आप जाते हैं, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपका टैक्स ईयर जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। आप आ जाए, आपके एफपीआर भाई मुझे बहुत जोर की मदद की मोहब्बत आई हुई है, मुझे काइंडली रजिस्टर्ड कर दे, मैंने टैक्स पे करना है, वो आपको रजिस्टर्ड करेंगे, जो आपको बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर अलॉट होगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। तो हर पर्सन जो टैक्स पे करने जाएगा उसका जो बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। तो ये इसका टैक्स ईयर है जो शुरू हुआ 1 जुलाई को और खत्म होगा 30 जून को। अब सवाल में क्या कह रहा है कि रूल क्या है कि हर महीने की सैलरी अगले महीने की 8 तारीख को मिलती है। अब इसमें क्या हुआ होगा, उसने जुलाई के महीने में काम किया, पूरे जुलाई के महीने में काम किया, जो जुलाई की सैलरी थी वो कब उसको रिसीव होगी, वो अगले महीने की 8 अगस्त को मिलेगी। अगस्त की सैलरी जो है वो कब मिलेगी, अगले महीने की सितंबर को, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर के दिसंबर में, और दिसंबर की सैलरी है वो उसे कब रिसीव हुई होगी, जनवरी में रिसीव हुई होगी। ऐसा ही है, इज इट लाइक दैट, इज इट लाइक दैट कि इस महीने की सैलरी फॉलोइंग मंथ अगले महीने में मिल रही है। पूरा जुलाई का महीना काम करेगा, 31 जुलाई तक काम करेगा, उसकी सैलरी अगस्त में मिलेगी। अगस्त का पूरा महीना काम करेगा,
उसकी सैलरी जो है वो कब मिलेगी, उसको सितंबर में मिलेगी। सितंबर में काम करेगा, उसकी सैलरी कब मिलेगी, नवंबर में मिलेगी। अब सैलरी हमने देखनी है कि इसको इस पीरियड में किस किस मंथ की मिली है। अब पिछले साल जून में इसने काम किया, पिछले साल जून में, मतलब 30 जून 2022 इस महीने में काम किया, इसकी सैलरी कब इसको मिली होगी, जून की सैलरी कब मिली होगी, जुलाई में मिली होगी। तो 3 लाख रुपया इसके बैंक अकाउंट में कब आया होगा, 3 लाख रुपया इसके बैंक अकाउंट में कब आया होगा, 3 लाख रुपया इसके बैंक अकाउंट में जुलाई में आया होगा, जो इस ईयर से बिलोंग कर रहा है। फिर जुलाई के जो पैसे हैं वो कब मिले होंगे, 4 लाख रुपया अगस्त में मिला होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी के एंड तक इसे क्या मिला, 4 लाख मिला। तो जो जून की सैलरी थी वो 3 लाख इसको रिसीव हुई। फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक की सैलरी 6 माह की बनती थी, वो इसको 24 लाख रिसीव हुई। तो टोटल जो इसको रकम रिसीव हुई होगी वो 27 लाख इस ईयर में होगी। 27 लाख इसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, इसका टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। तो ये चीज जो है आपने अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह से रिसीट होती है। उसको रेलेवेंट पीरियड में जितनी रकम मिली है वही सारी क्या होगी, उसकी इनकम का पार्ट बन रही होगी जो उसने रिसीव की है। अब यहाँ पे देखें 3 लाख रुपया पिछले साल का था, जून का था, बट मिला कब है, जुलाई में मिला है। तो जो सैलरी थी जब रिसीव हो गई है तब हम क्या करेंगे, उसको टैक्स कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? व्हेन आई एम आस्किंग, ये मुझे रिस्पॉन्ड आउट कर दिया करें चीजों को, ताकि मुझे लगे पता कि आप लोग सो नहीं रहे। बिकॉज अगर आप लोग कोई सोने वाला बंदा हो तो मैं उसे क्लास से रिमूव कर सकता हूँ, ताकि कोई जो हकदार है वो यहाँ पे आके ले ले। मैं आपको चीज बता दूं कि यहाँ पे जब मैं अपना पोर्टल खोलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन कौन सा बंदा जो है वो क्लास ले रहा है, कौन कौन सा बंदा क्लास नहीं रहा। तो सारी पता चल जाता है स्क्रीन पे कौन कौन अटेंटिव है, कौन कौन अटेंटिव नहीं। जैसे वकास हैदर है, उसने अपना यहाँ पे जो स्क्रीन है मिनिमाइज की हुई है, वो कोई और चीज देख रहा है। तो ये सारा मुझे चलता है पता है मेरे एंड पे, कौन कौन क्या क्या है, कौन कौन अटेंटिव नहीं है, कौन कौन अटेंटिव है। जो अटेंटिव नहीं होगा मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि जो हकदार है जिसने क्लास वाकई लेनी है, जो कंसर्न है वही बंदा बैठे। ठीक है? अब नॉर्मल रूल क्या था, नॉर्मल रूल है कि सैलरी जो है वो हमारी हमेशा रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। जितनी मिलेगी, जितनी रिसीव की, उस पे क्या करेंगे, उस पे हम इसको टैक्स जो है वो कर रहे होंगे। जितनी आपने एक्चुअली रिसीव की है उतनी हम उसको टैक्स कर रहे होंगे फॉर द ईयर। हाँ, इसकी एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम रिसीट बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि एक्रूवल बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। कब? जब हमें कोई सैलरी एरियर्स में मिल रही हो। अगर कोई भी सैलरी है, अगर वो हमें एरियर्स में मिल रही है और उसकी वजह से अगर मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उस केस के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा कमिश्नर भाई ये मेरे बकाया जात थे, ये पिछले साल से बिलोंग करते थे, इन्होंने मुझे इस साल दे दी है, अगर मैं इस साल इन्हें अपने इनकम में ऐड कर तो मेरा टैक्स ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वाला केस हो तो कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर इनको अलाउ कर देगा कि ठीक है आप इसको अप्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स करवा दें, आपको रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स करवाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल रूल है रिसीट बेसिस। अगर कोई अमाउंट एरियर्स में मिल रही है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको अप्रूवल बेसिस में टैक्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह इन्वॉल्व हैं, इनको वैसे ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय का मतलब जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में आया है, जो नौकरी करेगा उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर है वो बंदा जो आपको हायर कर रहा है, जो आपको रिम्यूनरेट कर रहा है, जो आपको तनख्वाह दे रहा है, वो आपका एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयमेंटशिप क्या होती है, नौकरी। अब नौकरी में क्या कुछ आता है कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या कोई भी आपके पास ऐसा ऑफिस है जो मैनेजमेंट का हो, जिसपे आप कंपनी या कोई ऑफिस मैनेज वगैरह कर रहे हैं,
वो भी इसमें आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई पोजीशन है, कोई ओहदा है, जिसकी वजह से आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है फिक्स फॉर्म में या सर्टेन फॉर्म में या असर्टेनेबल फॉर्म में, वो जो ओहदा होगा वो भी आपका एम्प्लॉयमेंटशिप में आएगा। या अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जैसे एमएनए, एमपी हैं, तो ये जो सैलरी मिल रही होगी आपको, तनख्वाही मिल रही होगी, जो आपको मरात मिल रही होगी, वो भी क्या होगी, आपके इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रही होगी। अब जब हमें सैलरी मिलती है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे कि हमें कोई अमाउंट जो है वो मिली है, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है कि अगर एम्प्लॉयर जो है आपका, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसका एसोसिएट क्या होते हैं अगर डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयर, उसका एसोसिएट या कोई भी थर्ड पार्टी जिसका ताल्लुक एम्प्लॉयर के साथ था, वो आपको कोई चीज वगैरह दे दें, कोई चीज बेनिफिट दे दें, तो वो आपके सैलरी का पार्ट बनेगा। कोई आपका पास्ट एम्प्लॉयर आपको कोई बेनिफिट दे दे, या आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फ्यूचर वाला जो है वो आपको कोई बेनिफिट दे दे, कोई अमाउंट दे दे, वो भी आपके इनकम का पार्ट बनेगी। या कोई भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का एसोसिएट जो है, या आपके जो जानने वाले हैं, आपको किसी जानने वाले को कोई बेनिफिट दे दिया जाए, वो भी क्या बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो आपका एम्प्लॉयर कहता है ठीक है तुम अपने बच्चे को स्कूल में भेजो, मैं तुम्हारी फी पे कर दूंगा, तो वो आपको भी फी पे कर रहा है, आपके बच्चों को फी पे कर रहा है, तो ये जो फी पे कर रहा होगा, ये बेनिफिट होगा, ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। आप कहते हैं जी ये मेरा बीमार है, ये मेरी कजन बीमार है, ये मेरी अम्मी बीमार है, बाप बीमार है, इसका इलाज करवा दो। एम्प्लॉयर आपके कहने पे आपके एसोसिएट्स का इलाज करवा के दे रहा है, तो ये जो बेनिफिट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहे हैं। उसके बाद ये सैलरी की डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि सैलरी में क्या कुछ शामिल होगा, क्या कुछ शामिल नहीं होगा। अब ये डेफिनेशन पढ़ते हुए ना बच्चे घबरा देते हैं कि यार ये याद करनी है, इसको रट्टा मारना है। ये डेफिनेशन पूछ कभी नहीं पूछ रहे एग्जामिनर कि यार बताएं सैलरी में क्या कुछ शामिल होगा आपकी जी, जो उसको पेमेंट मिल रही होती है, जो वेजेस मिल रही होती है, जिसमें रेम्यूनरेशन है, लीव पे, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेचुटी, या कोई भी परक्विजिट मिल रहा है, कोई भी अलाउंस मिल रहा है, ये तमाम जो हैं इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा आपके, तो ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं करनी, बिकॉज ये डेफिनेशन जो सारी हमें गिवन की है, इस डेफिनेशन का ट्री जो है वो ये बनता है। इस ट्री में जितनी बातें की हैं, इस ट्री में जितनी बातें बताई हैं, इनको हमने डिस्कस करना है, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने लेके चलना है, इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे जितनी बातें हम करेंगे, यहाँ पे जितना कुछ हम डिस्कस आउट करेंगे, उन सब का हमने क्या करना है, उन सब का हमने टेक्स्ट ट्रीटमेंट लेना है। हमें वो कभी भी नहीं पूछेगा जी डिफाइन अलाउंस बताएं जी, अलाउंस किसे कहते हैं, वो हमसे ये कभी भी नहीं पूछेगा। वो हमसे ये नहीं पूछेगा बताएं जी बोनस किसे कहते हैं, नहीं पूछेगा। वो हमसे नहीं पूछेगा बेसिक पे किसे कहते हैं, बेसिक सैलरी किसे कहते हैं, परक्विजिट्स किसे कहते हैं, नहीं। बल्कि वो हमें ये चीजें गिवन करेगा, हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट देखना है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, उसको सैलरी रिसीव हो रही है, कैसे उसके इनकम का पार्ट बनेगा, कोई बोनस मिल रहा है कैसे इनकम का पार्ट बनेगा, अलाउंसेस कैसे इनकम का पार्ट बनेंगे, जो परक्विजिट्स होंगे वो क्या होते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी में क्या कुछ आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे, पेंशन है, ग्रेचुटी है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या होती है, ये सब कुछ हमने इनके रूल्स देखने हैं। हमने देखना है कि न्यूमेरिकली हम इन्हें किस तरह से लेके चल रहे हैं, वो चीज जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करनी है। इट मींस हम न्यूमेरिकली लेके चल रहे होंगे, न्यूमेरिकली लेके चलेंगे तो न्यूमेरिकली सॉल्व करते हुए ये हमारे पास दो कॉलम बनेंगे जब भी हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम लिखेंगे जी जो हमें बेसिक सैलरी मिली है, हम देखेंगे कितनी बन रही है। फॉर एग्जांपल आपको 50,000 पर मंथ बेसिक सैलरी मिल रही है, आप उसको 12 महीने की सैलरी मिली है तो 6 लाख आपकी सैलरी होगी, आप उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। आप कह देंगे कि जी मुझे कमीशन मिली है इतनी 50,000 रुपए की, सैलरी का पार्ट बन जाएगी। आप कह देंगे आपको बोनस मिला है 1 लाख रुपए का, ये भी आपकी इनकम में हम ऐड कर देंगे। आप कह देंगे आपको लीव पेमेंट मिली है, आपने छुट्टियां नहीं की थी, छुट्टियों के पैसे जो हैं वो आपको रिसीव हो गए हैं, तो ये जो बेनिफिट्स हो रहे होंगे लीव पेमेंट कमीशन बोनस, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी, ये हमारी इनकम क्या कहला रही होगी, टोटल सैलरी कहला रही होगी, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कहला रही होगी। तो हमने एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज मेजर करना सीखनी है, ये चीज जो है ये हमने कैलकुलेट करना सीखनी है कि सैलरी कैसे होती है। थ्योरेटिकली इसमें इतना कुछ नहीं जितना न्यूमेरिकली चैप्टर जो है वो ये इन्वॉल्व है।
अब यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर में दो टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, एक होगी टोटली टैक्सेबल, एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा जो इसका मतलब होगा टोटली टैक्सेबल, और एक वर्ड होगा जिसका मतलब होगा टोटली एग्जेम्प्ट। टोटल टैक्सेबल का मतलब क्या है, कोई रकम, कोई अमाउंट, कोई बेनिफिट जो मुझे रिसीव हुआ है वो मैं उसको यहाँ पे ऐड करूंगा, जब मैं उसको टोटल इनकम में ऐड कर दूंगा, इसके ऊपर रेट लगाऊंगा और रेट लगा के उसके ऊपर टैक्स वगैरह मैं पे कर रहा हूँ। अच्छा, प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बता दूं, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपके पास ये दो कॉलम्स, न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपके पास क्या होंगे, आपके पास दो कॉलम होंगे, दो कॉलम्स होंगे आपके पास। ये जो कॉलम होगा, ये कॉलम होगा फाइनल के लिए, ये उस अमाउंट के लिए होगा जो टैक्सेबल है। ये किसके लिए होगा, ये उस अमाउंट के लिए होगा जो टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है आपने। और ये वाला कॉलम किसके लिए होगा, वर्किंग के लिए होगा। कोई वर्किंग करनी है, कोई रूल अप्लाई करना है किसी किस्म का, तो वो आप इनर मोस्ट कॉलम में करेंगे। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट समझा रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल्स में आप ये ना कहेंगे इस फॉर्मेट कहाँ से आ गया, समझ नहीं आ रही, तो इनको नोट डाउन करते जाइएगा कि जो राइट मोस्ट कॉलम, दो कॉलम्स बनाने हैं आपने। और इन कॉलम्स में ये नहीं है कि आप लाइनें लगा रहे हैं, फूल बूटे बना रहे हैं, रंग कर रहे हैं, आर्टिस्ट बने हुए हैं, ये काम करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट इस तरह लिखेंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे, इनर मोस्ट कॉलम में हम वर्किंग शो करेंगे, आउटर मोस्ट कॉलम में जो फाइनल अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, वो हम शो कर रहे होंगे। तो ये चीज याद रखनी है, न्यूमेरिकली साथ साथ मैं फॉर्मेट समझाता जाऊंगा, ताकि एंड पे जाके आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही हो। अच्छा, बेनिफिट्स हमें जो मिलेंगे, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सैलरी में हमें क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन बेनिफिट्स का ही ट्रीटमेंट जो है वो लेना होता है। तो ये जो बेनिफिट्स मिलेंगे, इन बेनिफिट्स का हमने ट्रीटमेंट लेना है। बेनिफिट्स का मतलब होता है फायदे, और फायदा हमें कौन पहुंचा रहा है, जिसके पास हमने मुलाजमत इख्तियार की हुई है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, जिसके पास हम काम कर रहे हैं, जिसके पास हम नौकरी कर रहे हैं, वो हमें बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट्स क्या देते हैं, कहते हैं ये मेरा काम कर दो, मैंने काम किया, जैसे पैसे तो कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी यार मेरे आने जाने में बड़ा मसला हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। उसने कहा ठीक है, तुम आओ, तुम जाओ, मैं तुम्हें आने जाने का 5,000 पर मंथ पे कर देता हूँ, बेनिफिट दे रहा है। मैंने कहा जी मेरे घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कहता कोई मसला नहीं है, बताओ कितना बिल आता है। मैंने कहा इतना आता है, ठीक है मैं पे कर देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, सैलरी में आपको जो चीजें मिल रही हैं वो सारे के सारे क्या है, आपको बेनिफिट्स रिसीव हो रहे हैं। तो हमने इन बेनिफिट्स की क्या करनी है, टैक्सेशन देखनी है, कौन कौन से बेनिफिट जो है हमें मिल रही है, कौन कौन से बेनिफिट जो है वो हमारी इनकम का पार्ट बन रहे हैं, वो सारे हमने क्या करने हैं, वो हमने यहाँ पे देखने हैं। एक चीज याद रखिएगा कि सैलरी में एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं होते, लिख लो, कहीं पे इस बात को लिख लो, सैलरी में एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अलाउ नहीं होते, सैलरी में एक्सपेंडिचर जो है आपको अलाउ नहीं होते। कभी जिंदगी में आपने सुना है कि आप पूछें भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, वो कहे जी मैं 50,000 रुपया पर मंथ कमाता हूँ, लेकिन कमाने में मेरा आने जाने खर्चा जो है वो 10,000 लग जाता है, तो सैलरी मेरी 40,000 रुपया। कभी ये आपने स्टेटमेंट सुनी है जिंदगी में, ऐसे होता है? ऐसे होता है? तो याद रखिएगा, सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, सैलरी में से एक्सपेंसेस जो है वो लेस नहीं होते, ये चीज याद रखनी। अब बेनिफिट्स जो है ना हमें दो तरह के मिलेंगे, बेनिफिट्स जो है वो हमें दो तरह के मिलेंगे। कौन कौन से होंगे, या तो हमें फिक्स मिलेंगे या हमें वेरिएबल बेनिफिट्स मिलेंगे। फिक्स बेनिफिट्स जो होते हैं वो अलाउंसेस कहलाते हैं। अलाउंसेस का नाम सुना हुआ है आपने? अलाउंसेस पता है क्या होते हैं? अलाउंसेस है जो आपको अदर देन सैलरी अमाउंट मिल रही है, फिक्स होती है, कैश की फॉर्म में मिल रही होती है और सबको मिल रही होती है। अलाउंसेस जो है नॉर्मली वो सबको ही मिल रहे होते हैं, हर बंदे को मिल रहे होते हैं। अगर आपके पास, आपने कह रही मैं मेडिकल अलाउंस दूंगा, तो आपके पास एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय है, तीन एम्प्लॉय है, चार एम्प्लॉय है, पांच एम्प्लॉय है, छह एम्प्लॉय है,
वो सारे के सबको क्या देगा, ये अलाउंसेस पर मंथ दे रहा होगा, फिक्स होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता आप किसी को अलाउंस दे रहे हो मेडिकल अलाउंस, तो जनवरी में आपके लिए मैं तुम्हें 5,000 अलाउंस दूंगा, फेब में मैं तुम्हें अलाउंस दूंगा 4,000, मार्च में तुम्हें अलाउंस दूंगा 2,000, ऐसा नहीं हो सकता। अलाउंसेस फिक्स होते हैं, एक दफा बता दी तुम्हारा पर मंथ इतना अलाउंस है, 10,000 पर मंथ अलाउंस है, तो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, हर महीने क्या होगा, हर महीने आपको अलाउंस इतना ही मिलेगा और फिक्स अमाउंट में आपको अलाउंस मिल रहा होगा। ऑन द अदर हैंड पर्क्स क्या है, पर्क्स भी बेनिफिट है, बट ये फिक्स इन नेचर नहीं होते, ये वेरी करते हैं। अब ये बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं पर्क्स, अगर आप टेक्निकली समझें तो ये बेनिफिट्स किन्हें मिल रहे होते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपके ओहदे के ऊपर, आपका रोल क्या है उसके ऊपर। क्या कभी एक मुलाजिम को, एक हेल्पर को कंपनी गाड़ी देगी कि जीएम को गाड़ी देगी? जाहिर बात है, गाड़ी किससे मिलेगी, जीएम को मिलेगी, एक ओहदे पे है। लोन लेना हो, हेल्पर को लोन नहीं दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जीएम को दिया जाएगा, बिकॉज ओहदा है उसका। तो वो एक ओहदे की वजह से जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो चंद एक लोगों को मिल रही है। जो जितने बड़े ओहदे पे होगा उसे घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, उसकी शादी भी करवा देंगे कंपनी वाले बड़े अच्छे होते हैं, तो वो जितना बड़ा ओहदा होगा उसको उतने बेनिफिट दे रहे होंगे। तो वो बेनिफिट जो कंटीजेंट होते हैं उसके ओहदे के ऊपर, वो हमारे क्या कहला रहे होते हैं, वो हमारे परक्विजिट्स कहला रहे होते हैं। अब अलाउंसेस मिलेंगे और परक्विजिट्स मिलेंगे। पेपर में एग्जामिनर ने नहीं पूछना भाई अलाउंस क्या होता है, परक्विजिट क्या होता है, लेकिन आपको समझ आ गई है अलाउंस किसे कहते हैं और परक्विजिट किसे कहते हैं, आपको क्लियर है। अब हम इनका टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। रिमेंबर अलाउंसेस का ना एक मेन चीज याद रखिएगा अलाउंसेस के बारे में, कि जो आपको प्राइवेट पर्पस के लिए अलाउंस मिल रहा है, मतलब अलाउंस तो मिल रहा है, कोई रकम कोई चीज मिल रही है, बट ये मिल रही है आपको आपके जाती बेनिफिट के लिए, जाती अमाउंट के लिए, जिससे आपको पर्सनल फायदा होगा। वो तमाम अलाउंसेस जो है वो क्या होते हैं, हमारे टैक्सेबल होते हैं, वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाते हैं। आपको मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, आप बीमार हों या ना हो, दवाइयां आए या ना आए, मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट आपको होगा। आंसर इज यस। आप कहते हैं जी बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, वो कहते हैं ठीक है मैं आपको एजुकेशन अलाउंस दूंगा, तुम्हारे बच्चे की फीस 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 10,000 है, मैं तुम्हें पर मंथ फिक्स अमाउंट देता रहूंगा। चाहे आप अपने बच्चों को निकाल के वहां पढ़ाते रहे, मदरसे में पढ़ाते रहे, या उनको मैकेनिक बना दें, लेकिन आपको वो अलाउंस मिल रहा है, ये आपको बेनिफिट हो रहा है। तो वो तमाम अलाउंसेस जिसका आपको प्राइवेट बेनिफिट होगा, या जो प्राइवेट पर्पस के लिए दिए जाएंगे, जिसका आपकी जात को फायदा हो रहा होगा, वो तमाम अलाउंसेस क्या होते हैं, हमारे टैक्सेबल होते हैं। अब इसमें नॉर्मली कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा, किट अलाउंस मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, वर्किंग सप्लीमेंट अलाउंस मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस कोई भी मिल सकते हैं, डीएनएस अलाउंस मिलेगा और टीएडीए मिलेगा। टीएडीए होगा ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। टीए से बनेगा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए से बनेगा आपका डेली अलाउंस। अब इस तरह के अलाउंसेस होंगे। अब पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो अलाउंसेस हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे, आपको ये कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा, टीएडीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा और कोई भी आपको स्पेशल अलाउंस मिल जाएगा। अगर स्पेशल अलाउंस आपको मिला है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने देखना है। रिमेंबर, अगर कोई भी अलाउंस आपको मिल रहा है, किसी किस्म का भी आपको अलाउंस मिल रहा है, और वो अलाउंस आपको मिल रहा है फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, काम के लिए, काम करेंगे अलाउंस मिलेगा, काम नहीं करेंगे अलाउंस नहीं मिलेगा, इसका आपके जात को कोई बेनिफिट नहीं होता, तो इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है। जो अलाउंस मिलेंगे वो आपके टैक्सेबल होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला है, पर मंथ आपको अमाउंट मिलती जाएगी। आप अपने घर में रह रहे हैं, आप किराए पर रह रहे हैं, किराया ज्यादा है, किराया कम है, कहीं रह रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, कोई मैटर नहीं है, आपको हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ मिलेगा। जितना मिलेगा पर मंथ, उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो हम क्या करेंगे, वो हम इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, वो हम इसकी इनकम का पार्ट बना देंगे। आपको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, जितनी अमाउंट मिलेगी पर मंथ आप उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा।
डियरनेस अलाउंस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए दिया जाता है। इसका पर्सनल बेनिफिट होगा, जितना मिलेगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मंथ का मिला होगा इनकम में ऐड हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट याद रखिएगा कि मेडिकल अलाउंस क्या होगा। अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिला है पर मंथ, तो हम पर मंथ लेंगे, जो भी उसकी रकम आएगी उसमें से हम लेस करवाएंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जितनी भी हमारी बेसिक सैलरी होगी हम उसका 10% जो है वो लेस करवाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए कि जब भी मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो मेडिकल अलाउंस में से 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो हम लेस करवाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी इनकम में ऐड हो रही होगी। तो ये चीज जो है ये क्या करनी है, ये आप अपने माइंड में रखनी है मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट। उसके बाद है टीए ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। ये आपको मिलता है ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। आप कहीं जाएंगे, ऑफिस से काम करेंगे, क्लाइंट के पास जाएंगे, तो क्लाइंट पे जाने आने की आपको पेमेंट दी जाएगी, जाने आने के पैसे दिए जाएंगे। तो वो क्या होता है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, या वो क्या होता है, आपका डेली अलाउंस होता है। ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अगर कोई अलाउंस मिलेगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा, उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। तो ये बात है अलाउंसेस की। उसके बाद है पर्क्स की। पर्क्स क्या है, अभी बात की थी। पर्क्स भी बेनिफिट्स हैं, ये भी आपको फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। ये कैश की फॉर्म में फायदे हो सकते हैं, ये इन काइंड मतलब आपको एसेट भी दिए जा रहे होते हैं। लेकिन ये किसको मिलेंगे, ये डिपेंड कर रहे होंगे आपकी पोजीशन के ऊपर, आपके रैंक के ऊपर। जो जितना बड़े रैंक के ऊपर होगा, जो जितना ऊपर जाएगा उसको उतने ही बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, और जितना वो नीचे आएगा उसको उतने कम बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीकल प्रोवाइडेड, कि आपने अपने एम्प्लॉय को कार दे दी है, गाड़ी दे दी है, गाड़ी का बेनिफिट क्या होगा वो हमने देखना है। अब ये बेनिफिट तो है, ये बेनिफिट तो है कि बेनिफिट क्या दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को कार दे दी है कि तुम इस कार को इस्तेमाल करो। गाड़ी आप उसको यूज करने के लिए दे रहे हैं कि आपने क्या करनी है, गाड़ी को इस्तेमाल करना है। अब वो गाड़ी चलाएगा, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा उसको, गाड़ी चलाएगा बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, बेनिफिट होगा। उसे कह रही है 5 साल ले लो, 6 साल ले लो, 3 साल ले लो, गाड़ी ऑफिस के तुम चलाओ। अब यूज करने की वजह से जो उसको बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट हमने कैलकुलेट करना है, और जो भी बेनिफिट आएगा उसको हमने उसकी इनकम का पार्ट बनाना है, हमने उसको सैलरी में ऐड करना है। अब ये बेनिफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने देखना है। जब भी हम कार को बात करेंगे, गाड़ी की या व्हीकल की बात करेंगे, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो चांसेस हैं। क्या, या तो एम्प्लॉयर ने, जो कंपनी है जहाँ पे काम कर रहे हैं, उसने वो गाड़ी लीज पे ली हो, या एक पॉसिबिलिटी है कि उसने गाड़ी परचेज की हो। अगर गाड़ी लीज पे ली होगी तो उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, कि जिस दिन लीज पे ली थी उस दिन इस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। जिस दिन ये गाड़ी लीज पे ली थी एम्प्लॉयर ने, मालिक ने, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी हम वो लेंगे। या अगर परचेज की गई है तो गाड़ी की कॉस्ट है वो हम लेंगे। फिर हम देखेंगे गाड़ी दी किस पर्पज के लिए दी गई है। अगर गाड़ी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूज के लिए दी गई है, आपने घर से अपनी 70 पे आना है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, इस गाड़ी को पकड़ना है, दफ्तर के सारे काम करने हैं, जाते हुए गाड़ी यहाँ पे वापस खड़ी करनी है, घर चले जाना है। अगर आपको खुद बताए सोच के सिर्फ बिजनेस यूज के लिए, ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए गाड़ी दी गई है, क्या इसका आपकी जात को कोई बेनिफिट हुआ, कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ? द आंसर इज नो। तो अगर आपको गाड़ी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूज के लिए दी गई है, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस यूज के लिए दी गई है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम इसको आपकी इनकम में ऐड नहीं करेंगे। अगर गाड़ी बहुत पर्पस के लिए दी गई है, मतलब उसने कहा है जी आप इसको ऑफिस के कामों के लिए इस्तेमाल भी करो और पर्सनल मकासद के लिए भी इस्तेमाल करो, फिर क्या होगा, फिर हम इसका बेनिफिट जो है वो ले रहे होंगे।
फिर बेनिफिट क्या होगा, जो भी गाड़ी की कॉस्ट होगी, अगर खरीदी हुई है, अगर लीज पे है तो फेयर मार्केट वैल्यू, उसका 5% लेंगे और उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर भाई साहब ने गाड़ी ली हुई थी, गाड़ी की कॉस्ट थी 1 मिलियन, उसने ये गाड़ी बहुत पर्पस के लिए प्रोवाइड कर दी है कि आप इस गाड़ी को इस्तेमाल करें फॉर ऑफिशियल यूज भी, आप इसके घर के काम भी करें। तो आप क्या लेंगे, इस 1 मिलियन का 5% लेंगे, कितना आएगा, 50,000 आएगा। ये जो 50,000 होगा, ये क्या कर देंगे, आप एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे एज अ बेनिफिट ऑफ अ कार जो उसको प्रोवाइड की गई है। और अगर एक गाड़ी सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोवाइड की गई है प्राइवेट पर्पस के लिए कि तुमने इसका दूसरा काम कोई नहीं करना, तुम गाड़ी को ले जाओ, तुम गाड़ी को जाके एंजॉय करो एंड ऑल दिस टाइप ऑफ स्टफ जो है आप उसको एंजॉय करें, तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल गाड़ी थी 1 मिलियन की, प्राइवेट पर्पस के लिए दे दी है, जिसको घर में खड़ी करो, एंजॉय वगैरह करो, इस पर कोई दूसरा काम नहीं करना, तो फिर वो गाड़ी की कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू उसका हम लेंगे 10%, ये आएगा 1 लाख रुपया, ये हम क्या कर देंगे, उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, उसकी सैलरी का हम पार्ट बना देंगे, ये हम क्या कर देंगे, उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, ये हम उसकी सैलरी का जो है हिस्सा बना देंगे। ठीक है, सिंपल इज दैट केस। तो पेपर में हमें बताएगा गाड़ी किस पर्पस के लिए दी गई है, गाड़ी के मकसद के लिए दी गई है, बोथ पर्पस के लिए दी गई है या पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है। अगर गाड़ी बोथ पर्पस के लिए दी जाएगी तो 5% लेंगे, अगर गाड़ी जो है वो प्राइवेट पर्पस के लिए दी जाएगी तो 10% लेंगे, हम कॉस्ट में ऐड कर रहे होंगे। और जब तक, जितने साल तक आप गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, हर साल के एंड पे हम कार का बेनिफिट लेंगे, हम क्या ले उसको ऐड करते रहेंगे। तो रिमेंबर, लीज कार की फेयर मार्केट वैल्यू, और ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी होगी, एट इंसेप्शन ऑफ लीज, जिस दिन हमने गाड़ी लीज पे ली थी की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो अगर गाड़ी परचेज है तो उसकी कॉस्ट लेंगे 10% या 5% या कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये डिपेंड कर रहा होगा गाड़ी के यूजेज के ऊपर। एक और चीज याद रखिएगा कि गाड़ी का बेनिफिट जो है वो आप उसको टाइम प्रोपोर्शनेट भी करेंगे। आपका ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2023 को, खत्म होगा 30 जून 2024 में, ये ईयर है। और आपको कार प्रोवाइड की है जिसकी कॉस्ट थी 15 लाख रुपया, उसने कहा इस गाड़ी को इस्तेमाल करें आप 2 मिलियन कॉस्ट थी गाड़ी की, उसने कहा इसको प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, आपने कहा ठीक है 10% बेनिफिट लूंगा। लेकिन उसने ये गाड़ी आपको कब दी, 1 दिसंबर 2000 सॉरी उसने गाड़ी दी आपको 31 दिसंबर 2023 को। तो 31 दिसंबर 2023 को जो है उसने आपको गाड़ी दी है कि इसको इस्तेमाल करो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप इसको इस्तेमाल करते रहें, बाद में आप हमें वापस कर दीजिएगा जब आप एम्प्लॉयमेंट नौकरी वगैरह छोड़ के जाएंगे। तो जिस साल दी है, अगर ड्यूरिंग द ईयर दी गई है, तो आप इसको टाइम प्रोपोर्शनेट भी करेंगे, तो इसको 6 माह का बेनिफिट आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जो गाड़ी की कॉस्ट होगी, जितने की एम्प्लॉयर ने खरीदी होगी 10%, अगर टाइम प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो वो करके जो बेनिफिट होगा वो हम क्या कर लेंगे, वो हम इसकी इनकम में ऐड कर लेंगे, वो इसकी इनकम का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। तो ये याद रखिएगा कि गाड़ी का बेनिफिट जो है वो हमारा क्या हो रहा होता है, वो हमारा टाइम प्रोपोर्शनेट हो रहा होता है। ये चीज जो है ये आपने क्या रखनी है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ये टाइम प्रोपोर्शनेट हो रहा होगा। तो जब सवाल पढ़ रहे होंगे, सवाल पढ़ते हुए जब आपके पास गाड़ी की नाम आएगा, गाड़ी प्रोवाइडेड की गई है, तो आपने देखना है ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं प्रोवाइड की गई, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड की गई हो तो जितने महीने का बेनिफिट होगा वो आप क्या कर रहे होंगे, वो आप लेके चल रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है घर प्रोवाइड कर दिया, घर लेके दे दिया। उसने कहा जी एम्प्लॉयर ने कि ये घर है, तुम इस घर में रहो जब तक तुम हमारे पास नौकरी कर रहे हो, मैं तुम्हें अमाउंट पे करता रहूंगा, मैं इस घर का रेंट मैं पे कर दूंगा, या कोई भी घर तुम्हें पसंद है जाओ बात कर लो, उसका रेंट वगैरह जो है हम पे कर देंगे। आपको अकोमोडेट किया जा रहा है, आपको रिहाइश प्रोवाइड की जा रही है। अब ये हर एक को नहीं दी जाती, ये जो अकोमोडेशन है ये जो है हम हर एक बंदे की नहीं लेते, हर एक एम्प्लॉय को थोड़ी कर देता है।
जो बड़े रैंक के लोग होते हैं उन्हें ही क्या किया जाता है, उन्हें ही ये घर वगैरह की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो जब अकोमोडेट किया जाएगा तो उसका भी हम क्या लेंगे, उसका भी हम बेनिफिट जो है वो लेके कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो आपकी बेसिक सैलरी होगी जितनी भी है एनुअल सालाना, उसका हम लेंगे 45%, या जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड की गई है उसका एक्चुअल कितना रेंट पे किया या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। पेपर में गिवन होगा ये प्रॉपर्टी थी, इसका एक्चुअल रेंट इतना था, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी थी, हम उसकी एक्चुअल रेंट सालाना कितना पे किया है और 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो दोनों कंपेयर करेंगे। जो इनमें से हायर अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, वो हमारे इनकम में ऐड हो रही होगी, उसको हम अपनी इनकम का पार्ट जो है वो बना रहे हैं। ठीक। अगर किसी मुफस्सिल एरिया में, किसी रिमोट एरिया में घर प्रोवाइड किया गया है तो वहां पे फिर 45% नहीं बल्कि 30% जो है वो रेंट ले रहे होते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकोमोडेशन में और हाउस रेंट अलाउंस में क्या फर्क है। हाउस रेंट अलाउंस तो आपको हर महीने फिक्स अमाउंट मिलनी है। आप अपने घर में रह रहे हैं, आप पराए घर में रह रहे हैं, आप रह ही नहीं रहे, आप बन जा रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, वट एवर, आपको हर महीने फिक्स अमाउंट मिलनी है। वो हर महीने कैश की फॉर्म में आ रही है, वो आपका हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस जितना भी मिलेगा वो क्या होगा, टोटली टैक्सेबल होगा, वो सारे का सारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अकोमोडेशन क्या है, अकोमोडेशन में आपको अलाउंस नहीं दिया जा रहा, आपको कोई अमाउंट नहीं दी जा रही, उसने कहा ठीक है ये घर है, रह लो इसमें, ठीक है, आपको घर रहने के लिए दिया जा रहा है, या आपको कह दिया गया कि कोई दुनिया में तुमने घर पसंद करना है पसंद कर लो, वहां पर रहायश इख्तियार कर लो, हम उस घर के पैसे खुद ही पे करते रहेंगे, हम खुद उसका रेंट पे कर लेंगे, तो आपको घर दिया जा रहा है। अब ये घर देना जो है ये क्या है, ये घर देना आपका बेनिफिट है। अब वो जो बेनिफिट आपको दिया जाएगा उस बेनिफिट का क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट लेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा, जितना उस घर का रेंट पे किया जा रहा है सालाना, या जो भी उसके रेंट की मार्केट वैल्यू है सालाना, वो या 45% ऑफ बेसिक सैलरी, हमारे पास ये भी अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास ये भी अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों अमाउंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो इसमें से हायर अमाउंट होगी, जो इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट होगी इन दोनों में से, वो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी सैलरी का पार्ट बन रही होगी। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इसके बाद लोन है, लोन पे बाद में आता हूँ, पहले मैं जरा हाँ बात करता हूँ एसेट ट्रांसफर की या एसेट्स गिवन की। एसेट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट दे दी है, उसको दे ही दी है कि यार ये एसेट तुम्हारे नाम पे होगा। अब जब एसेट्स दिए जाते हैं ना, ये दो तरह की इसकी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो उसको दे दिया जाता है ये एसेट तुम्हारा होगा, या उसको एसेट देते हैं इस्तेमाल के लिए कि इस एसेट को इस्तेमाल करें 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद हम आपसे ये एसेट जो है वापस ले लेंगे। दो तरह का एसेट जो है वो गिवन किया जा रहा होता है। अगर एसेट दे दिया गया है तो फिर हम उसका बेनिफिट लेके कितने का एसेट ट्रांसफर किया गया है, जो बेनिफिट आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं, आप कहते हैं जी ये मुझे एसी चाहिए, आप कहते हैं ठीक है जी एसी ले लो, कितने पैसे दोगे, आप कहते हो जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पे करूंगा 40,000 रुपया, मेरे पास 40,000 ही है। आपका कहेगा एम्प्लॉयर के यार ये एसी जो लगा हुआ है यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो तो 1 लाख रुपया है, एसी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, एसी की फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपया, आप एसी के अगेंस्ट कितना पे कर रहे हैं, आप एसी के अगेंस्ट पे कर रहे हैं 40,000 रुपया। तो कितने का बेनिफिट दे रहा है, उसने कहा ठीक है यार 40,000 दो एसी ले जाओ, तो आपको 60,000 रुपए का फायदा हुआ। अगर आप मार्केट में जाते, मार्केट में एसी लेने जाते तो कभी भी आपको ये 40,000 का एसी नहीं मिलना था, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया है, तो एम्प्लॉयर ने ये आपको बेनिफिट दे दिया है, क्योंकि ये बेनिफिट मिला है और ये बेनिफिट अंडर सैलरी है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। कितना बेनिफिट, ये। अब बेनिफिट निकालने का फॉर्मूला होगा कि जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से हम लेस करेंगे कितनी हमने पेमेंट की है, फेयर मार्केट वैल्यू लेस पेमेंट, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप कहते हैं जी यार ये गाड़ी खड़ी हुई है कंपनी की, क्यों ना गाड़ी खरीद लें, आप कहते हैं जी ये गाड़ी मुझे बेच दें, वो कहता है भाईजान गाड़ी की तुम्हें पता है मार्केट कीमत कितनी है, कहते हैं कितनी है, कहते हैं इसकी मार्केट वैल्यू है आज के दिन 12 लाख रुपया गाड़ी की, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं,
आप कहते हो यार मेरे पास तो 12 लाख नहीं है, मैं तुम्हें मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, मैं तुम्हें तो मैक्सिमम जो है 8 लाख पे कर सकता हूँ। गाड़ी की कितनी वैल्यू है मार्केट में? 12 लाख रुपए की। आपको कितना पे कर सकता है वो? 8 लाख पे कर सकता है। आप कहते हैं उस्ताद जी कोई रहमो करम फरमा दे, मैं गरीब आदमी हूँ, ख्वाहिश की हुई थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मेरी शादी होगी तो मैं बेगम को मेहरान में बिठा के एक्सप्रेस वे पे लेके जाऊंगा, तो थोड़ा सा नजरे करम कर दे, मैंने बड़ी मुश्किल से गुर्दा बेच के 8 लाख रुपए जमा किए, तो ऐसे ना करे, मैं गाड़ी नहीं ले सकता। तो एम्प्लॉयर का दिल तरस में आ गया होगा, एक रहम दिल आदमी होगा जस्ट लाइक मी, तरस आ गया होगा उसको। उसने कहा ठीक है यार पकड़ा 8 लाख, क्या सर खा रहा, पकड़ा 8 लाख रुपया लेके, 8 लाख रुपया लेके उसने क्या कर दी, उसने गाड़ी प्रोवाइड कर दी। तो कितने का बेनिफिट दिया? कितने का बेनिफिट हुआ है? 4 लाख रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ एम्प्लॉय को? अगर मार्केट में अगर मार्केट में आज के दिन वो ये गाड़ी लेने जाता, उसे गाड़ी कितने की मिलनी थी? 12 लाख की मिलनी थी। कितने की गाड़ी दे दी है उसको? 8 लाख की दे दी है। बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ? बेनिफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 4 लाख का बेनिफिट हुआ है। वो जो 4 लाख का बेनिफिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। ये 4 लाख का बेनिफिट क्यों हुआ? आपके एम्प्लॉयर की वजह से हुआ है। आप उसके पास मुलाजमत कर रहे थे, उसने मुलाजमत की वजह से, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय थे, उसने 12 लाख वाली चीज आपको 8 लाख की दे दी है। तो 12 वाली चीज अगर 8 लाख की मिल गई तो 4 लाख का फायदा पहुंचाया गया है। ये जो 4 लाख का आपको बेनिफिट पहुंचाया गया है, 4 लाख का आपको फायदा दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको एसेट दे दिए जाए, आप खरीद लें कंपनी से एसेट, तो हम उनका बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और वो बेनिफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? जो भी एसेट की उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, उस डेट के ऊपर हम वो फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ते हैं, हमने कितनी पेमेंट की वो पेमेंट लेस करते हैं, जो बेनिफिट है वो क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड कर देते हैं। तो ये है एसेट ट्रांसफर का केस। उसके अलावा अगर एसेट आपको यूज करने के लिए दे दिए गए हैं, कार के अलावा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अदर देन कार, बिकॉज गाड़ी अगर इस्तेमाल करने के लिए दी है, उसका रूल पड़ा है या तो 10% लेंगे या लेंगे 5% कॉस्ट का, और बेनिफिट जो है वो हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो वो अगर उसने एसेट गाड़ी के अलावा इस्तेमाल करने के लिए दी है, आपकी कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं वहां फ्रिज पड़ी हुई थी, आपने कहा सारी गर्मियां आ गई हैं तो घर की फ्रिज खराब हो गई है, तो ये बस मेरा सीजन निकाल दें, मैं अगले साल फ्रिज ले लूंगा। उसने कहा ठीक है यार, ये जाओ कंपनी की फ्रिज ले जाओ, इसको इस्तेमाल कर लेना। अगर इस तरह कोई सिनेरियो वगैरह है, तो अगर वो फ्रिज कंपनी की थी, तो कंपनी ने उस फ्रिज को अपना एसेट रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा? जाहिर सी बात है, कंपनी ने उस फ्रिज को अपना एसेट रिकॉर्ड किया होगा। और अगर उसने उसको एसेट रिकॉर्ड किया था तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए की फ्रिज थी और कंपनी ने कहा ठीक है मैं इसको 10% डेप्रिशिएट करूंगी हर साल, तो 10,000 कंपनी तो है वो उसको डेप्रिशिएट कर रही है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने वो एसेट इस्तेमाल करने के लिए दे दिया अपने एम्प्लॉय को कि यार ठीक है, तुम ले जाओ, तुम इसको इस्तेमाल करो, 2-3 साल बाद मुझे वापस कर देना। आप उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, बट एसेट स्टिल कंपनी का है, स्टिल कंपनी के अकाउंट्स में उसको डेप्रिशिएट किया जा रहा होगा। तो फिर जो भी उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, ये डेप्रिसिएशन जो है सालाना, वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएगी एज अ बेनिफिट ऑफ सैलरी। ये आपको फायदा मिल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, आपकी इनकम में ऐड कर रहे हैं। तो रिमेंबर, अगर आपको एसेट्स इस्तेमाल करने के लिए दिए जाए, जो भी उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन वगैरह होगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, हम आपकी इनकम का पार्ट बना देंगे। अगर एसेट आपको ट्रांसफर कर दिए गए हैं, आपके नाम कर दिए गए हैं, तो उसका भी बेनिफिट निकाला जाएगा। उसका बेनिफिट हम किस तरह से निकालेंगे कि जो एसेट की उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी, उसमें से जो भी आपने कॉस्ट पे की होगी वो हम लेस करवा देंगे। फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट, हमारे पास जो होगा बेनिफिट आ जाएगा, और वो बेनिफिट जो होगा उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सैलरी में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, बेनिफिट्स की बात कर रहे होते हैं, फायदों की बात कर रहे होते हैं। जो जो बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप,
जितने भी बेनिफिट एम्प्लॉयमेंटशिप के अंदर मिलेंगे, कोई भी बेनिफिट, कोई भी फायदा जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको पहुंचाया है, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। सस्ता एसेट दे दिया, 4 लाख का बेनिफिट दिया, इनकम का पार्ट। एसेट इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट भी क्या होगा, आपकी इनकम का पार्ट बन रहा होगा। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या है, उसको फैसिलिटेट करना, सहूलत प्रोवाइड करना। इससे पहले हमने पढ़ा था मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था कि जो भी आपको अमाउंट मिल रही होती है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ से, और उसमें से आप लेस करवा देते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी। वो लेस करवाने के बाद जो भी अमाउंट आती है वो क्या हो जाती है, आपकी इनकम में ऐड हो जाती है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो तकरीबन हर बंदे को मिलता है, कंपनी का जो भी है या नहीं है। और मेडिकल अलाउंस में कभी भी नहीं पूछा जाता कि यार आप बीमार थे या नहीं थे, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, दवाई आई कि नहीं आई। हर महीने फिक्स अमाउंट आपको मिलती रहेगी। ये है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, अगर तुम मुस्तकबिल में कभी बीमार पड़ गए, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। अगर इलाज करवा के दे रहा है आपका एम्प्लॉयर आपको, क्या ये आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इलाज करवा के दे रहा है, ये आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब ये बेनिफिट्स अगर आपको हो रहे हैं, हमने इनका ट्रीटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है। अब ये मेडिकली फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है, वो कह देगा यार ठीक है, तुम आए हो, तुम मेरे पास नौकरी कर रहे हो, मैं एग्रीमेंट में लिख के दे देता हूँ, अगर मुस्तकबिल में तुम कभी भी बीमार पड़े, मैं तुम्हारा इलाज फ्री में करवा दूंगा। ये उसने एग्रीमेंट में लिख के दे दिया। या वो कह सकता है कि यार अगर तुम कहीं से भी इलाज करवा लेना, जहां तुम्हारा दिल करे, हमें बता देना, हम वहां पे पेमेंट कर देंगे। ये भी फैसिलिटेट करना है, ये भी बेनिफिट हो रहा है। वो ये कह सकता है कि जहां तुम्हारा दिल करता है इलाज करवा लेना, पेमेंट कर देना, हमारे पास बिल लेके आ जाना, मेडिकल बिल्स हमारे पास ले आना, हम तुम्हें वो मेडिकल बिल्स रीइंबर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। अब आप खुद सोचें, आपने इलाज करवाया, आपने खुद इलाज करवाया, खर्चा आया, आपकी जात पे हुआ है, आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए, उसने वो सारे के सारे मेडिकल बिल जो है थे, वो सारे के सारी अमाउंट, वो तमाम की तमाम रकम जो है थी, वो आपको वापस कर दी है। क्या ये बेनिफिट है कि नहीं है? ये भी बेनिफिट है। वो ये कह सकता है कि फलाना हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाओ, जितना इलाज होगा करवा लेना, हम पे कर देंगे। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं, ये तमाम फैसिलिटेशन है, ये तमाम सहूलियात हैं, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भाईजान आ जाएं, तो मैं आपको ये बेनिफिट दे दूंगा। अब हमने देखना है कि इन बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस सहूलत का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या इनकम में ऐड होनी चाहिए, क्या इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे अब देख रहे होंगे। अब ये मेडिकल फैसिलिटी दो तरह की हो सकती है, एक है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी है नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई जब आपको हायर किया गया था, आपको बता दिया गया था, आपसे लिखत पढ़त होगी थी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि मैं ये फैसिलिटेट कर दूंगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको सहूलत, आपको इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम जा रही है, वो एग्जाम्प्ट होती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन कोई भी ऐसी चीज थी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, जो नहीं लिखी गई थी, जो नहीं बताई गई थी भाई कितना है कितना नहीं है, बट स्टिल क्या किया गया, बट स्टिल आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप ऑफिस में काम कर रहे थे, एकदम से आप नीचे गिरे, हार्ट अटैक हो गया, आप इमरजेंसी में आपके एम्प्लॉयर ने पकड़ा, एम्बुलेंस पकड़ी, जाके इलाज करवा दिया, बाईपास करवा दिया कि यार बंदा बच जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई थी, कहीं उसने बात नहीं की थी कि यार ये ऐसे हो गए वैसे हो गए, बट उसने इलाज करवा दिया। अब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बेनिफिट मिला, तो वो क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपका एग्रीमेंट हुआ, एम्प्लॉय ने कहा कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो एम्प्लॉय करवा देगा। बे मालिक ने बात कर दी कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो कौन करवा देगा, वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो करवा देगा। आप बीमार पड़ गए, आप चले गए हॉस्पिटल में, आपके मेडिकल बिल्स आए 12 लाख रुपए के, 12 लाख रुपया आपके इलाज पे खर्चा हुआ, लेकिन सारी की सारी अमाउंट, सारी की सारी रकम किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने पे कर दी। अब ये उसने पे कर दिया, एग्रीमेंट कितने का हुआ था, डील थी 5 लाख की,
उसने कितना पे कर दिया? उसने पे कर दिया है 12 लाख। कितने का बेनिफिट हुआ है आपको? 7 लाख का। ये जो 7 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट पे की गई है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था? भाई जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसने कहा था मैं सिर्फ 5 लाख तक का इलाज करवा के दूंगा, लेकिन उसने 5 लाख से ऊपर बढ़ के 12 लाख तक का इलाज करवा के दे दिया, और उसने आपसे पैसे भी नहीं वापस मांगे। तो ये बेनिफिट तो आपको हुआ है। और ये बेनिफिट कौन सा है? जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट में बातचीत नहीं थी। तो ये 7 का 7 लाख क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, बिकॉज इसके बारे में कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी। ये चीज आपने याद रखनी है। मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम, मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। अब समटाइम्स क्या होता है कि वो क्या होगा, वो आपको मेडिकल फैसिलिटी भी गिवन कर रहा है और आपको मेडिकल अलाउंस भी गिवन कर रहा है। उसने कह दिया कि जी ये अमाउंट है, अगर तुम्हारा कभी बीमार वगैरह हुए मैं फैसिलिटेट कर दूंगा, मैं इलाज करवा दूंगा, ये भी गिवन की हुई है। और आपको पर मंथ मेडिकल अलाउंस भी गिवन कर रहा है। रिमेंबर, मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कंडीशंस क्या हैं कि जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो उसका एनटीएन नंबर होना चाहिए, जो आपके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, जो आपका एम्प्लॉयर है जो आपको ये फैसिलिटेट कर रहा है उसके पास भी एनटीएन नंबर होना चाहिए, और वो भी आपके तमाम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर रहा होगा। तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आपकी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगी। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा है, कह रहा है मैं इलाज भी करवा दूंगा और पर मंथ आपको मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है। अगर मेडिकल फैसिलिटी के साथ मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है तो मेडिकल अलाउंस जो है वो क्या हो जाएगा? वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। वो सारे का सारा आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। हालांकि नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल है मेडिकल अलाउंस का कि जो मेडिकल अलाउंस की आपको अमाउंट मिलेगी, आप उस अमाउंट में से 10% जो है वो बेसिक सैलरी का लेस करवा देंगे। लेस करवाने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। लेकिन मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों गिवन है। फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थी, फैसिलिटी जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, जो अलाउंस मिला है, फिर अलाउंस में हम ये वाला रूल जो है अप्लाई नहीं करेंगे। फिर जितना भी अलाउंस की अमाउंट मिली होगी वो सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी? उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, उसकी इनकम में हम ऐड कर देंगे। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है कि मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस दोनों गिवन हो। न्यूमेरिकल्स में ये दोनों पॉइंट आते हैं, दोनों पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस अगर दोनों गिवन हो, दोनों आपको प्रोवाइडेड है, तो फिर हम क्या करते हैं, मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाता है, और मेडिकल फैसिलिटी अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हमारी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। तो ये बात होगी हमारी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कि फैसिलिटेट किया जा रहा है उसका ट्रीटमेंट क्या है। अब उसके बाद बारी आती है लोन की। लोन, कर्जा। इस लोन के ना हमने दो पर्सपेक्टिव से बात करनी है। एक हमने बात करनी है लोन ऑब्टेन्ड की, लोन ऑब्टेन्ड की। ऑब्टेन्ड का मतलब है लोन हासिल करने की। और दूसरा हमने बात करनी है लोन के वेव ऑफ की। वेव ऑफ का मतलब होता है माफ करना। लोन का वेव ऑफ का मतलब क्या है? माफ करना। आपने अपने एम्प्लॉयर से, आपने अपने मालिक से कर्जा लिया हुआ था 15 लाख का। 15 लाख का आपने लोन लिया हुआ था, 6 लाख रुपया आपने उतार दिया। रिमेनिंग पेएबल कितना आ जाएगा? 9 लाख का अभी भी अमाउंट है जो क्या बन रही है? आपकी पेएबल बन रही है, ये आपने मालिक को पे करने। अगर मालिक माफ कर दे, नहीं चाहिए, जा तुझे माफ किया, कर्जा लेने वाले वो ये कह दे कि ये बेनिफिट है कि नहीं,
अगर वो आपको ये लोन माफ कर दे, ये बेनिफिट है कि नहीं है? इज इट अ फायदा? ये जो लोन वेव ऑफ किया जा रहा होगा, ये लोन बेनिफिट है। जितना वो लोन आपको माफ करेगा वो सारे का सारा बेनिफिट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपकी इनकम कबाड़ बना देगा, बिकॉज भाई बेनिफिट हो रहा है। 15 लाख का लोन लिया था, 6 लाख तुमने सिर्फ वापस किया अभी तक, और 9 लाख तुम्हारा पेएबल था, और वो उसने 9 का 9 माफ कर दिया, उसने कहा जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी, जा राज के पास। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, तो ये क्या होगा, आपकी इनकम का पार्ट बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं रोकता हूँ, ब्रेक 10 मिनट का करते हैं, 8:30 पे रिज्यूम करता हूँ, फिर लोन ऑब्टेन का ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ से। 8:30 पे पूरा रिज्यूम करूंगा, 10 मिनट का ब्रेक है, मैं अपनी कॉफी पी लूँ, तब तक आप जाके खाना वगैरह खा लें, जिसने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ ले, मैं तो बाद में पढ़ूंगा हाफ क्लास। 8:30 पे रिज्यूम करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से कोई आई गेस इशू नहीं होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? मैं इसको 20 मिनट वाइंड अप कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इस वक्त रिकॉर्डिंग्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। एज ऑफ राइट नाउ बहुत मैसअप क्रिएट हुआ है, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी मेस्ड अप। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग पर अगर अल्टरनेटिव करता हूँ तो ज़्यादा मैं बच्चों का लॉस नहीं करवा सकता, ज़्यादा मैं इसे खींच नहीं सकता मजीद आज, बिकॉज इस वक्त फुल कैपेसिटी पे है और जो बाहर बच्चा बैठा हुआ है वो मोर देन 1000 है। तो मैं इसको आई थिंक मैं यहाँ पे आई गेस मैं इसको बंद करता हूँ और फिर मैं आई थिंक मैं यहाँ से रिज्यूम करता हूँ कल, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग का जितनी आज हुई है वो मैं उसको बंदोबस्त करके ताकि बाकी बच्चों का लॉस ना हो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके कल मैं यहाँ से रिज्यूम करूंगा और सैलरी में वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, डे 1 की ही रिकॉर्डिंग है, मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करता हूँ ताकि इस वक्त 100% कैपेसिटी के ऊपर है और जो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं वो मोर देन 1200 है। मेरा इस वक्त व्हाट्सएप फ्लॉप हो गया हुआ है। हम इसको कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, मैं ज़रा बाकी बच्चों का कोई अल्टरनेटिव अरेंज कर लूँ ताकि कल सारे बच्चे मेरे पास हों। मैं टेस्ट 1 ग्रुप में शेयर कर दूँगा, मैं मैसेज कर दूँगा और इतना ही मैं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बाकियों को साथ लेके चलना है। सिर्फ आप 500 मेरे लिए अहम नहीं है, 1000 मेरे लिए अहम नहीं है, मेरे लिए वो भी बड़े ज़्यादा अहम है। ठीक है, बाकी आ, आ, मैं आपसे फिर कोई मसला हुआ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बट आई हैव टू मेक श्योर रिकॉर्डिंग जो है मैं अवेलेबल अभी करूँ। अल्लाह हाफिज़।